नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और अपनी पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर सेकंड पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने समझा कि संविधान क्या है और संविधान के मूलभूत स्तंभ यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर विस्तार से चर्चा की गई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमें इस टॉपिक में देखना है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। तो उसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आपके एग्जाम में आते हैं, इस चैप्टर से पूछता है, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो बारी बारी से एक एक विशेषताओं पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या बातें हैं जो भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाती हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे लंबा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान में जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, इसी तरह अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। कुछ देशों के संविधान वो अलिखित हैं, जैसे कि आपका ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पुराना अलिखित संविधान है। तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता यही है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान भी है और यह जो है लिखित संविधान है। क्योंकि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में आपको पता है कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। लेकिन वर्तमान समय में ये अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं और जो आर्टिकल्स हैं वो वर्तमान समय में 450 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो संविधान, भारतीय संविधान की ये एक प्रमुख विशेषता है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है, ये पहली विशेषता। इसके बाद चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता पर। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो सोर्स हैं भारतीय संविधान से, इनसे हमारा तात्पर्य क्या है। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने शासन करने के लिए कई सारे अधिनियम बनाए जिन्हें भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं में से एक प्रमुख अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश सरकार में, वो यहाँ से कई सारी बातें भारतीय संविधान में ला के रखी गई। तो ये एक तरह का भारत शासन अधिनियम हमारा आंतरिक सोर्स है, इंटरनल सोर्स है। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हैं जो भारतीय संविधान में कई देशों के संविधान का अध्ययन करके वहाँ से ली गई हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP बोलते हैं, आयरलैंड से लिए गए। मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, USA से ली गई। इसी तरह जो है बहुत सारे प्रावधान जो कई देशों के संविधान से लिए गए हैं, तो वे सारे जो हमारे स्रोत हैं वे कहलाते हैं बाह्य स्रोत। यानी कि हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कुछ इंटरनल सोर्स से लिए गए हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्स से लिए गए हैं, विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके। ये है हमारे संविधान की दूसरी विशेषता। इसके बाद अगली विशेषता पर आते हैं भारतीय संविधान की,
तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रकार का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और काफ़ी रिजिड भी है। इसका मतलब ये है, आमतौर पर लचीला और कठोर से बच्चे अनुमान लगा लेते हैं कि अगर कठोर संविधान है किसी देश का तो वो अनुमान लगाते हैं कि उस देश के जो नियम है वो काफ़ी सख्त हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में चूँकि आपको पता है कि कानून बनाने का काम संसद करती है और कोई भी विधेयक जब पारित होना होता है तो संसद के दोनों सदनों से आमतौर पे 2/3 बहुमत से जब वो पारित बन जाता है तो वही विधेयक कानून का रूप ले लेता है। यानी कि दोनों सदनों से अगर 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित हो गया तो वो कानून बन जाता है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, लचीला है, क्योंकि संविधान में अगर संशोधन करना, उसमें अमेंडमेंट करना सिंपल होता है, आसान होता है, तो हम कहते हैं संविधान का रूप कैसा है, लचीला है। और अगर संविधान में संशोधन करना, अमेंडमेंट करना अगर बहुत जटिल हो, बहुत कठिन हो, तो हम कहेंगे कि वो संविधान कैसा है, कठोर संविधान। तो जैसे संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित हो गया तो वो जो है कानून बन गया। तो यहाँ पे संविधान का एक लचीला रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों से बिल पारित होता है, इसके साथ ही आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी लेनी पड़ती है, मंजूरी भी लेनी पड़ती है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, एक कठिन काम है। तो यहाँ पर संविधान का कठोर रूप देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारा भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर संविधान है। अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं। अगली विशेषता हमारी है एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में नागरिकता जो है वो एकल है ना। कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि आपका यूएसए, अमेरिका में वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। यहाँ पे आप राज्य स्तर पे भी नागरिकता है और देश स्तर पे भी नागरिकता देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख जो किया गया है वो भारत में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिंगल सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो आप बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देखते हैं। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है उसमें आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, मौलिक अधिकार, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। आपने देखा होगा, पढ़े भी होंगे आप, कि हमको कई तरह के अधिकार यहाँ पे प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को, जो संविधान हमें प्रदान करता है, जैसे कि समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस तरह के कई मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में वर्णित हैं। और मौलिक अधिकारों की संकल्पना यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो हमारे संविधान में यहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को कई तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से आपका समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस तरह के मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके बाद मौलिक अधिकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली एक प्रमुख विशेषता है कि संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं।
राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं वो कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये प्रश्न कई तरह की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों से तात्पर्य ये है कि संविधान के भाग 4 में ये स्पष्ट कहा गया है कि जो भी हमारी केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकारें हैं वे जब भी अपने राज्य की जनता के लिए कोई कानून बनाएं तो इन दिशा निर्देशों को फॉलो करें ताकि जनमानस के हित में योजनाएं जो हैं वो अपना एक सही रूप ले सकें, लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो यही है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो सरकार को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, जिसका वे प्रयोग करके, जिसको लागू करके वे अपने राज्य की जनता को लाभ दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगली विशेषता पर हम बढ़ते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मूल कर्तव्य यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनका भी उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, हमको जो है नीति निदेशक तत्व प्रदान किए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। और इन्हीं जिम्मेदारियों को मूल कर्तव्यों के रूप में उल्लिखित किया गया है हमारे संविधान के भाग 4 का में 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्यों की संकल्पना दी गई है। और मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये संकल्पना रूस के संविधान से ली गई है। प्रारंभ में जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन पूछा भी कई बार गया है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए भारतीय संविधान में। तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। इसके तहत जो है मूल कर्तव्य आपके संविधान में जोड़े गए। ठीक है, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी उल्लेख है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी उल्लेख है, जिनको हमने यहाँ पर समझा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि और कौन सी खास बातें हैं हमारे संविधान में। तो अगली एक खास बात हमारे संविधान में है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना रखी गई है सार्वभौमिक मताधिकार की। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, कमज़ोर हो या समृद्ध वर्ग से हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट देने की एक न्यूनतम उम्र सीमा तय कर दी गई है। आपको पता है कि वर्तमान में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जो पहले के प्रावधान थे, पहले के प्रावधानों में वोट देने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में, और इसके तहत क्या किया गया कि वोट देने के लिए आवश्यक जो 21 वर्ष की उम्र थी इसको घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। तो अब वोट देने के लिए जो आवश्यक उम्र है न्यूनतम वो कितनी है? 18 वर्ष की है। तो इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि सभी वर्ग के लोग एक निश्चित उम्र के बाद वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सार्वभौमिक मताधिकार। इसका भी उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है। फिर बात आती है एक खास बात हमारे संविधान की,
हमारे संविधान में जो जुडिशरी सिस्टम के बारे में प्रावधान किए गए हैं, न्यायपालिका के बारे में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि न्यायपालिका जो सेक्टर है इस पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होगा। ये संस्था स्वतंत्र रूप में काम करेगी और जनता के हित में काम करेगी और इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना होगा जिससे कि निष्पक्ष तरीके से जनता के साथ यथोचित न्याय हो सके। इस पर चर्चा पहले वीडियो में भी की गई थी, आर्टिकल 50, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई थी। तो हमारे देश में जो न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है कि न्यायपालिका वो स्वतंत्र रूप में और निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यों का संपादन करती है। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संविधान की अगली विशेषता है। भारतीय संविधान की अगली एक विशेषता है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। आपने देखा था, विधायिका में आपने पढ़ा था कि भारत में केंद्र स्तर पे कानून बनाने का काम कौन करती है, भारतीय संसद करती है। और संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और एक तीसरा अंग संसद का होता है राष्ट्रपति। इन तीनों लोगों के मिलने से जो है बनती है हमारी संसद। तो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है किस देश के संविधान से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। इसके पहले हमने एकल नागरिकता पर भी चर्चा की थी। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी भारतीय संविधान के स्रोत एक आर्टिकल होगा, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे इन बातों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान की अगली विशेषता को देखते हैं। भारतीय संविधान की अगली एक विशेषता देखने को मिलती है त्रिस्तरीय शासन। आमतौर पर दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें आप देखेंगे तो दो स्तरों पर शासन देखने को मिलता है, एक देश स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। लेकिन हमारे यहाँ भारत में भारतीय संविधान की एक खासियत ये है कि भारत विश्व का ऐसा देश है जहाँ 3 स्तरों पर शासन जो है देखने को मिलता है। एक तो केंद्र स्तर पर आपकी सरकार होती है, उसका प्रशासन अलग होता है। आपका राज्य स्तर पर सरकार होती है, उसका प्रशासन अलग होता है। और एक आपको देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन। तीसरा स्तर जो है हमारे यहाँ वो कौन सा है, स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज संकल्पना निहित है ना। आपने देखा होगा कि अक्सर पंचायत चुनाव होते हैं, गांव में प्रधान जो है चुने जाते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ 3 स्तर पर जो है शासन की व्यवस्था विद्यमान है। तो ये एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि शासन की प्रणाली कैसी है, त्रिस्तरीय। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता पर। भारतीय संविधान की अगली एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बातें हैं, लेकिन इस शब्द को आप जो है ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका मतलब ये है, भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि भारत का या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा, देश में रहने वाले व्यक्तियों का होगा। तो ये जो है हमारी पंथ निरपेक्ष राज्य की संकल्पना है, जिसकी अवधारणा भारतीय संविधान में दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी विशेषताओं से आप परिचित हुए होंगे, आपकी समझ थोड़ी विकसित हुई होगी, और आगे के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड, उनको हेल्प करने में आपको सहायता जरूर मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।